नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय किसान दोस्त पर। मैं हूं आपका किसान दोस्त यश जाट। और दोस्तों, यदि आपने कभी भी नींबू की खेती के बारे में गूगल किया होगा तो एक नाम आपके सामने आया होगा, अभिषेक जैन भिलवाड़ा, जो कि नींबू की खेती में किंग माने जाते हैं और पिछले 19 सालों से नींबू की खेती कर रहे हैं, वो भी पूरी जैविक तरीके से। तो दोस्तों, आप सभी के कमेंट को देखते हुए आज मैं पहुंचा हूं अभिषेक भैया के यहाँ पर, जो कि नींबू की खेती करते हैं। तो आपको मिलवाना चाहता हूं अभिषेक जी जैन से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको वैसे कौन नहीं जानता है, फिर भी आप अपना छोटा सा परिचय, कहां से आप हैं, कौन सा आपका गांव है, वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। नमस्कार सभी साथियों को। मैं अभिषेक जैन, गांव संग्रामगढ़ का रहने वाला हूं। गांव में ही रहता हूं। संग्रामगढ़ मेरा गांव है, भिलवाड़ा मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और राजस्थान राज्य है। नींबू की और अमरूद की मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं। नींबू मेरा पूरा कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और पिछले काफ़ी समय से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। और सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि साकेत में मैंने सर से जैविक खेती की ट्रेनिंग ली है कि किस तरीके से जैविक खेती की जाती है। इसके अलावा सर ने हजारों की संख्या में किसान भाइयों को जैविक खेती सिखाई है। ऑनलाइन आप ट्रेनिंग भी किसान भाइयों को देते हैं। तो सर, आज मैं आपसे स्पेशली नींबू के बारे में ही चर्चा करने वाला हूँ कि नींबू की खेती एक जैविक तरीके से करना, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अभी आपने देखा ही है, पूरे बगीचे में मैंने आपको घुमाया है। 100% संभव, 110% पॉसिबल है जी। सर, देखा जाता है कि नींबू की खेती में काफ़ी सारे रोग आते हैं और खास करके बरसात के समय में। तो कौन कौन से मुख्य रोग आते हैं जिससे किसान भाइयों को नींबू की खेती में नुकसान हो सकता है, उनके बारे में आप विस्तार से बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि जैविक में उनका क्या उपाय कर सकता है किसान भाई। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रोग और बीमारी किस खेती में नहीं आती है। रोग और बीमारी सभी खेती में आएगी और किसान को इसके साथ ही जीना पड़ेगा। रही बात अब आप जो पूछ रहे हैं नींबू की रोग और बीमारियों के बारे में, नींबू के मुख्य रूप से 3-4 रोग हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कैंकर की, जिसमें फल खराब होने की समस्या जो है वो आती है। दूसरा होता है नींबू की जड़ों में फंगस लग जाती है, फाइटोप्थेरा, राइजोक्टेनिया आदि हार्मफुल फंगस जो होती है वो नींबू की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और उसकी वजह से डाईबैक, गमोसिस, डाईबैक यानी डालियां ऊपर से नीचे की तरफ सूखना, गमोसिस यानी पौधे की डालियों से जो है गोंद की टाइप में निकलना, जैसा गोंद बम्बूल वगैरह पे निकलता है उस तरीके से निकलना। तो ये सारा होता है नीचे जड़ों में फंगस की वजह से। और किसान एक्चुअली ऊपर ट्रीटमेंट करता रहता है यार कि डालियां सूख रही है, क्या किया जाए, गोंद निकल रहा है, क्या किया जाए, जबकि वो सारा जड़ों में प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसके अलावा एक आती है सिट्रस से लगे प्रॉब्लम नई कॉपलों के ऊपर। उसमें कीट होता है जो अपने साथ में फफूंद जैसी वाइट कलर की लार छोड़ता है, जो पाउडर बन के और पत्तियों के ऊपर चिपक जाता है। इसके अलावा दूसरी नॉर्मल प्रॉब्लम आती है, जैसे इल्ली वगैरह की प्रॉब्लम आती है जो पत्ते खाती है। फ्रूट फ्लाई की कुछ हद तक प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई विशेष ऐसी बीमारियां नहीं आती है। तो सर, आपने जो मुख्य रोग बताए उनके होने के कारण क्या है और उनकी रोकथाम किसान भाई किस तरीके से कर सकता है? देखिए, रोग और बीमारी होने का एक ही कारण है कि पौधे का इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है या मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन जो है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो प्रॉपर नहीं है। पौधे में रोग और बीमारियां होने का मुख्य कारण ये है। अब जैसे कैंकर की बात की जाए तो कैंकर आर्द्रता वाले मौसम में, ह्यूमिडिटी वाले मौसम में अधिक होता है। अभी आप देखेंगे बारिश में आपको काफ़ी सारे फल जो है वो कैंकर से ग्रसित मिल जाएंगे, जबकि अभी आप सर्दियों में आएंगे या गर्मियों में आएंगे तो आपको सिंगल फ्रूट भी कैंकर से इफेक्टेड नहीं मिलेगा। तो कैंकर मौसम की वजह से होता है, इसके लिए कंटिन्यू इलाज करना होता है। हम चाहें कि कैंकर या कोई भी बीमारी आने के बाद में उसका इलाज करें, ऑर्गेनिक में वो पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक में आपको पहले से तैयारी करके चलना होगा कि ये रोग और बीमारी आने की संभावना है और हमें इसका संभावित उपचार ये करना चाहिए। तो सर, कैंकर को रोकने के लिए क्या जैविक में क्या तरीका है? कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैंकर को रोकने के लिए बोर्डो स्प्रे और सुडोमोनास का स्प्रे। सुडोमोनास एक बायोकल्चर आता है, वो पौधे की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। एक तो उसका स्प्रे और अपना बोर्डो स्प्रे। बोर्डो यानी नीला थोथा और चूना, काफ़ी सारे किसान साथी जानते होंगे, मैंने भी काफ़ी लोगों को बताया। उसका एक मिश्रण जो है वो बना करके और हम पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो उससे कैंकर से जो है वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक आराम मिलता है। सर, इसका साल में कितनी बार स्प्रे कर देना चाहिए ताकि किसान को इस तरीके के रोगों का सामना ना करना पड़े?
मैं अभी आपको मेरा जो स्प्रे शेड्यूल है वो बताने वाला हूँ। मेरा सीधा सा मानना ये है कि खेती किसानी में रोग बीमारी आने के बाद में इलाज किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैं जो करता हूँ, मेरा अपना शेड्यूल मैंने पहले भी बताया था मेरी काफ़ी सारी वीडियो में, अभी मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मैं कुल 4 स्प्रे जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मेरा पहला स्प्रे हो गया बोर्डो स्प्रे, नीला थोथा और चूना का जो मिश्रण होता है उसका स्प्रे। दूसरा स्प्रे है मेरा सुडोमोनास का स्प्रे। एक 15 लीटर वाली टंकी में 75 से 100 ग्राम या ml, जिस भी फॉर्म में आपको लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में सुडोमोनास मिले, उस फॉर्म में 75 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में सुडोमोनास का स्प्रे। 1 किलो बोर्डो स्प्रे जो बताया था उसकी डोज भी मैं बता देता हूँ। 1 किलो चूना और 1 किलो नीला थोथा के अंदर 150 लीटर पानी। यदि कैंकर बहुत ज़्यादा है तो आप पानी को 100 लीटर भी कर सकते हैं। बोर्डो बनाने की विधि भी यदि आप कहें तो मैं बता दूं। जी बता दीजिए। 1 किलो नीला थोथा लीजिए, उसे 5 लीटर पानी में किसी प्लास्टिक, कांच या मिट्टी के बर्तन में गला दीजिए। तो प्रॉपर कांच और मिट्टी का बर्तन इतना बड़ा मिलना पॉसिबल नहीं है, तो प्लास्टिक के परात में 5 लीटर पानी ले लीजिए और 1 किलो चूना गला दीजिए। दूसरी परात में 5 लीटर पानी ले लीजिए और 1 किलो नीला थोथा गला दीजिए। 24 घंटे के लिए दोनों को गलने दीजिए। सुबह उठ करके उन दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में छान लीजिए और छानने के बाद में उसमें 150 लीटर पानी मिला लीजिए। यदि आप प्योरली कैंकर बहुत ज़्यादा आ गया आपके बगीचे में और उसी के लिए करना चाह रहे हैं तो आप पानी 150 लीटर के बजाय 100 लीटर कर लीजिए। और एक लोहे के चाकू से उसे आप उसका पीएच चेक कर लीजिए। लोहे के चाकू के ऊपर तांबा नहीं जमना चाहिए। अच्छा, तांबा नहीं जमेगा तो वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, तो उसका आप स्प्रे कर दीजिए। दूसरा स्प्रे मैंने आपको बताया था सुडोमोनास का। तीसरा स्प्रे मेरा हो गया था अपना गौमूत्र, छाछ और नीम ऑयल, इन तीनों को मिक्स करके और स्प्रे करता हूँ। और चौथा स्प्रे जो है वो मेरा वेस्ट डिकम्पोजर प्लस जीवामृत। सबसे पहले मैं गौमूत्र और उसकी डोज बता देता हूँ। गौमूत्र 500 से 750 ml प्रति 15 लीटर पानी में। छाछ 1 लीटर, ताज़ा छाछ। यदि पुरानी छाछ है, 4-5 दिन सप्ताह भर पुरानी छाछ है, तो आप आधा लीटर से 1 लीटर यानी 500 ml से 750 ml तक एक टंकी में लीजिए। और नीम ऑयल 75 से 100 ml एक टंकी में लीजिए और इन तीनों को मिक्स करके और स्प्रे कीजिए। और चौथा स्प्रे जो मैंने बताया था आपको, जीवामृत, 100% जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर। मैं जब जीवामृत बनाता हूँ उसी के अंदर 20 रुपये वाली जो वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी आती है उसी को उसी के साथ में डाल देता हूँ। सारा कंटेंट जो जीवामृत का है वो ही रहेगा, एक केवल वेस्ट डिकम्पोजर वाली शीशी जो है वो और एक्स्ट्रा उसके अंदर हो जाएगी। वेस्ट डिकम्पोजर को भी हम मल्टीप्लाई गुड़ के पानी में ही करते हैं और जीवामृत जब बनाते हैं तब भी हम गुड़ डालते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये है कि स्प्रे की संख्या बच जाए, 5 के बजाय 4 स्प्रे रहें। तो वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत दोनों को मिक्स कर दिया। जीवामृत भी अपने आप बनता रहेगा और उसी के साथ में वेस्ट डिकम्पोजर भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। जीवामृत यदि प्रॉपर रेशियो में बनाया हुआ है तो आप 100% जीवामृत का स्वस्थ पौधों के ऊपर, जो काफ़ी उम्र में है, 5 साल से बड़े हैं, उन पौधों के ऊपर आप 100% जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं। यानी आपने 200 लीटर के ड्रम में जीवामृत बनाया, उसे छान लीजिए और टंकी में भर के यूं ही स्प्रे कर दीजिए। उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर भी होगा, ये कर सकते हैं। इसके अलावा तने के ऊपर बोर्डो पेस्ट लगाना चाहिए। और मिट्टी में निराई गुड़ाई कटाई का तो ध्यान खैर देना ही चाहिए, लेकिन मिट्टी में प्रत्येक 6 महीने में ट्राइकोडर्मा, एक बायोकल्चर आता है, बायो फंगस आती है जो बेनिफिशियल फंगस है, हार्मफुल फंगस को खत्म करती है। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास दोनों 2-2 किलो प्रति एकड़। ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़, सुडोमोनास 2 किलो प्रति एकड़। पौधे की जड़ में चले जाना चाहिए। आपके पास में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो आप वेंचुरी से दे सकते हैं। फ्लो इरिगेशन सिस्टम है तो पौधे के चारों तरफ पानी भरने के बाद में आप इसे किसी पानी में घोल के और एक निश्चित मात्रा जो है वो पौधे के चारों तरफ देते। कुल मिला के पौधे की जड़ों को ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। 2 किलो एक तरह का कल्चर 6 महीने में एक बार मिल जाए, साल में 2 बार मिल जाए। यदि ये सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे डाईबैक की, गमोसिस की और ये जितनी भी सारी फफूंद की प्रॉब्लम है, आपकी 80% तक सोल्यूशन हो जाएगी। टहनियाँ सूखने वाली है, टहनियाँ सूखने वाली जो प्रॉब्लम है, मतलब आपको 1 साल बाद में इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके बगीचे में 80% तक टहनियाँ कम सूख रही है, गौन निकलने की समस्या है तो वो खत्म हो गई है, पौधों का इम्यूनिटी पावर बढ़ गया है और पौधे रोग बीमारियों से ऑटोमेटिकली कम ग्रसित हो रहे हैं। जब पौधे का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, पौधे में अपने आप में अपनी खुद की क्षमता विकसित होगी तो पौधा बीमार नहीं होगा। सर, इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि किस तरीके से किसान भाई नींबू पर कम से कम बीमारियां आए उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है।
मैंने जो 4 स्प्रे जो बताए हैं वो उन बीमारियों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए हैं और मैंने इन सबको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और मैं पिछले 2 साल से इसी तरीके से स्प्रे कर रहा हूँ। एक पौधों के ऊपर ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई तक, 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई तक हमें बोर्डो पेस्ट का लेप जो है वो कर देना चाहिए। बोर्डो पेस्ट बनाने का तरीका बोर्डो स्प्रे बनाने जैसा ही है। आपने 5 लीटर पानी में जो चूना और नीला थोथा भिगोया था उसमें आपको और पानी नहीं मिलाना है, उसे बराबर कर लेना है, छानने की भी आवश्यकता नहीं है और उस 5 और 5 10 लीटर मिश्रण में आधा लीटर अलसी का तेल मिला लीजिए और फिर उसे ब्रश की सहायता से पौधे के तने के ऊपर जमीन से 1 से 1.5 फीट तक जैसी पौधे की हाइट हो उस हिसाब से आप चारों तरफ से पेंट कर दीजिए ताकि वो आपकी पौधे की फंगस से बचाव करेगा, रोग और बीमारियां जो है वो कम आएगी। सर इसका कुछ खास समय होता है? जब पौधे की हम कटिंग और निराई गुड़ाई करते हैं उसी वक्त ये कर देना चाहिए ताकि उस वक्त हम पौधे के तने के पास में बड़ी आसानी से जा सकते हैं और उसी वक्त ज़्यादा प्रॉपर रहता है। साल में 1 बार करना होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नींबू पर लगने वाले रोगों के बारे में अभिषेक भैया से जाना है। अगले इस वीडियो में हम नींबू की खेती में रख रखाव कैसे करें, किस तरीके से अधिक पैदावार ले सकते हैं, कितनी कमाई इसके अंदर हो सकती है, वो सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।